ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे माइंड ब्लोइंग चैप्टर आइसोमेरिज्म, जहां फॉर्मूलाज सेम होते हैं पर बिहेवियर बिल्कुल अलग। एग्जैक्टली लाइक वो लोग जो दिखते कुछ और है पर होते कुछ और है। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि ये फॉर्मूला सेम है तो कंपाउंड अलग कैसे हो गया, ये रोटेशन अलाउड है कि नहीं, जियोमेट्रिकल कब बनेगा, ऑप्टिकल कब बनेगा, और सबसे आइकॉनिक सवाल ये ARS कैसे निकालें। तो आज के सेशन में हम ये सारी कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म करने वाले सिंपल ट्रिक्स, सॉलिड लॉजिक और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। आपको आइसोमेरिज्म इतना आसान लगने लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन देख के ही आप आंसर टिक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम फॉर्मूला डिफरेंट दुनिया, वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ आइसोमेरिज्म। नाम है LVDD, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। आइसोमेरिज्म शुरू करने से पहले हमें जानना जरूरी होता है DU क्या होता है। DU यानी कि आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये क्या होता है? बेसिकली कोई भी कंपाउंड जो होता है, देयर आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब व्हाट इज दिस सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ऐसे तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने वाली हूँ। आपको पता है एक होता है आपका एल्केन्स, एक होता है आपका एल्कीन्स और एक होता है आपका अल्काइंस, है ना। जिसमें यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ होता है डबल बॉन्ड, यहाँ होता है ट्रिपल बॉन्ड। यस, तो यहाँ पर जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये जो एक है अल्केन, ये होता है आपका ओनली सैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड। और जहां यह डबल और ट्रिपल बॉन्ड लग रखा है, ये क्या है, दोनों ये है अनसैचुरेटेड। ओके, इसीलिए अगर कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है तो उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगने लगे, इसका मतलब अनसैचुरेटेड हो चुके हैं। इसलिए अगर कोई भी हम कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लेते हैं ट्रिपल C ले लेते हैं और उस पे H लगा देते हैं कुछ इस, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग एक H निकालेंगे, अभी ये क्या है, सैचुरेटेड है, बिकॉज ऑब्वियसली सारे बॉन्ड्स जो है वो क्या है, एक ही है, दैट इज सिंगल बॉन्डेड है ना। तो ये C का अब आप देखिए, अगर हम लोग ये H रिमूव कर देते हैं, एक H रिमूव कर देते हैं, तो C जो है हमारा, C पे कितने बॉन्ड्स बच रहे हैं, 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स हो रहे हैं, जबकि C पे टोटल कितने, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। इसलिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए C क्या करेगा, अपने दूसरे C के साथ एक और बॉन्ड बना लेगा, जिससे अब ये क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड बन जाएगा। या फिर एक और तरीका हो सकता है, जरूर, तो मान लीजिए हमने 2 H निकाल दिए, एक ये वाला H निकाल देते हैं, एक ये वाला H निकाल देते हैं। तो आप अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा, ये वाले C का देखिए 1 2 3 ही बॉन्ड हो रहा है, जबकि C में कितने, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। इसलिए इसे एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा। किससे बनाएगा, डबल बॉन्ड कर लेगा। और इस C का देखिए, ये भी 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो ये भी डबल बॉन्ड कर लेगा। यानी यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इस वाले C का भी फायदा हो जाएगा, इस वाले C का भी फायदा हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए इस C के लिए, और इस C के लिए भी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। तो ये हो जाएगा क्या, अब जो ये उस समय सैचुरेटेड था, अब ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। वैसे ही एक और तरीका हो सकता है, यही सेम C वाले सिचुएशन को देखिए, आपने ये H हटाया यहाँ से और यहाँ से एक और H हटा। जरूरी थोड़ी ही है कि हमेशा आप यहाँ का और यहाँ वाला ही H हटे। क्या पता अगर ये वाला H और ये वाला H हट गया तो क्या होगा, यहाँ पर एक और बॉन्ड बन जाएगा, जिससे क्या होगा, इस वाले C का भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे और इस वाले C के भी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाय दिस ये आप देखिए एक साइकिल बन गया। ये क्या बन गया, आपका साइक्लिक बन गया और अनसैचुरेटेड हो गया। जहां आपका बेसिकली साइकिल बन रहा है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मैंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता दिया है ना। अब बात करते हैं DU क्या होता है, जो मैंने शुरुआत की थी जिस चीज से। तो DU पता करने के लिए बहुत आसान चीज है, यानी अनसैचुरेटेड है कोई चीज, इसको DU का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो यहाँ पर DU का मतलब ही है कि अनसैचुरेशन की कितनी डिग्री है ना। तो देखिए अनसैचुरेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ या तो रिंग बन रही है तो अनसैचुरेशन हो रहा है, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तब अनसैचुरेशन हो रहा है, ये आपको पता है ना। तो इसके लिए कितनी डिग्री का अनसैचुरेशन है, ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला केस है, अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन हो, अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है, तो आपको DU कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए और उसको जोड़ दीजिए नंबर ऑफ रिंग्स के साथ, कि कितने रिंग्स बना रखे हैं, वो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल जाएगा। यानी अगर मैं कोई भी रैंडम सा अगर आपको मैं शेप लेके दिखाऊं और ऐसे है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको देखना है रिंग कितनी है, रिंग एक है, एक रिंग है, ओके, तो इसका रिंग एक हो जाएगा और एक आपका पाई बॉन्ड है, यानी कि यहाँ एक, यानी कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 + 1 = 2 हो जाएगा आपका इस वाले कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अगर आपको स्ट्रक्चर
गिवन है तो आपको आराम से नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और नंबर ऑफ रिंग्स का एडिशन कर देना है, ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि क्या होता है C6H12 इस तरीके से अगर कुछ गिवन है तो क्या कर, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए अपना एक फॉर्मूला है दैट इज DU इज इक्वल टू 1 प्लस NC प्लस में NN माइनस का NH डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये आपका आ जाएगा DU का फॉर्मूला अगर आपको गिवन हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये NC क्या है, N क्या है, NH क्या है, तो डोंट वरी, ये भी मैं बताती हूँ ये तीनों क्या है। तो इस फॉर्मूला में जो आपका NC है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम्स, जितने भी आपके टेट्रावैलेंट एटम्स हैं वो हैं आपके NC, ठीक है। फिर नंबर ऑफ NH बेसिकली NN क्या है वो बता देती हूँ, तो ये है आपका ट्राइवैलेंट वाले जितने एटम्स हैं, और NH क्या है दैट इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने एटम्स है आपके वो है। तो अब आप बोलेंगे कि टेट्रावैलेंट, ट्राइवैलेंट, मोनोवैलेंट वगैरह है क्या, ये बता दीजिए। देखिए टेट्रावैलेंट का मतलब हुआ V कितना के बराबर है, 4 के बराबर है। ट्राइवैलेंट का मतलब हुआ V जो है वो 3 के बराबर है, और यहाँ मोनोवैलेंट का मतलब V इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि टेट्रावैलेंट एटम्स हो गए, जैसे C हो गया, Si हो गया, Ge हो गया, ये होता है आपका टेट्रावैलेंट एटम्स। ट्राइवैलेंट एटम्स क्या है, N हो गया, P हो गया, ये हो गए। और यहाँ पर जो मोनोवैलेंट एटम्स कैसे कौन कौन से X, F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन वगैरह होते हैं, ये होते हैं आपके मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है। तो आपको देखना है उस कंपाउंड में, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर है C2H6, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या है आपका, ये वाला फॉर्मूला है दैट इज DU इज इक्वल टू 1 प्लस NC प्लस में NN माइनस में NH डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करिए, इसमें 1 है 1, तो 1 एज इट इज लिख दीजिए, प्लस NC यानी कि क्या मतलब हुआ, C का मतलब है कि नंबर ऑफ टेट्रावैलेंट एटम्स, और टेट्रावैलेंट एटम्स में C आता है, तो कितने टेट्रावैलेंट एटम्स है, C 2 है, तो यहाँ 2 होगा, प्लस में NN माइनस का NH, NN क्या है आपका है ट्राइवैलेंट एटम्स, यहाँ पर कोई भी ट्राइवैलेंट एटम नहीं है इसलिए 0, माइनस का NH क्या है, मोनोवैलेंट एटम, दैट इज आप यहाँ देख सकते हैं H जो होता है आपका मोनोवैलेंट में आता है, इसलिए आपके कितने 6H है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया आपने, ये आपने फॉर्मूले में पुट किया। पुट करने पे क्या आएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस में माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका, यानी कि ये जो C2H6 है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, DU 0 है, यानी कि ये मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। वैसे ही एक और बात बता देती हूँ, जैसे C3H6O हो गया आपके पास आगे, तो यहाँ पर जो ये O है ना, ये O बेसिकली आपका डाइवैलेंट है, ठीक है, और डाइवैलेंट जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए जब आपको कैलकुलेट करना रहेगा तो यही वाला आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं, DU इज इक्वल टू N प्लस N C NH N माइनस का NH डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर C कितना है, 3 है, यानी कि NC ये जो आपका टेट्रावैलेंट एटम्स है ये 3 है, तो यहाँ पर 1 प्लस का 3 प्लस में NN कितने हैं, NN एक भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर N का मतलब क्या हुआ कि ट्राइवैलेंट एक भी नहीं है, तो 0 लेंगे, माइनस है NH कितने हैं, 6 हैं, तो 6 आपको लेना है, एंड देन डिवाइडेड बाई 2, तो 0 माइनस का 6 हो जाएगा आपका, 1 प्लस में 3 प्लस में 0 माइनस का 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ, 4 प्लस में माइनस का 3 यानी कि 4 माइनस का 3 यानी कि 1, यानी इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो 1 है, यानी कि कोई या तो इस वाले के स्ट्रक्चर में एक या तो रिंग बन रही होगी या फिर एक जगह आपका अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड बन रहा होगा। ये हो गया आपका किस तरीके से आप निकालते हैं जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। नाउ कमिंग टू द केस 3, अगर आपको 3D स्ट्रक्चर गिवन हो, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर गिवन है, आपको 3D में समझ आ रहा होगा कि यहाँ मैं क्या बना रही हूँ, एक 3D स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो इसमें कैसे पता करेंगे कि कितना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या नहीं है। तो इसके लिए बहुत आसान है, इसके लिए आपका DU जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेसेस हैं को आप माइनस कर देंगे 1 से, तो आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर कितने फेसेस हैं, एक ये वाला फेस हो गया 1, फिर यहाँ 2 दूसरा फेस, ये तीसरा फेस हो गया आपका, फिर एक ये वाला चौथा फेस हो गया, ये पीछे
नीचे वाला 5वां फेस हो गया, ये नीचे वाला 6ठा फेस हो गया, टोटल में 6 फेसेस हैं इसके। ओके, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 6 माइनस का 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि इस वाले कंपाउंड के लिए क्या होगा आपका 5 होगा, DU आपका 5 आ गया। ठीक है, या फिर एक और तरीका है, ये वाला एक फॉर्मूला भी सही है। अगर आपको इसके पॉइंट से देखना है तो आप पॉइंट्स गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट से आपको कुछ नहीं करना है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 1 प्लस में 8 माइनस का 8/2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये भी आपका यही फॉर्मूले इसके कारण आप बना सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीका है, अगर आपको 3D स्ट्रक्चर गिवन हो तो आप एक तो ये नंबर ऑफ फेसेस -1 भी कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका है आप पॉइंट्स गिन लीजिए, 1 प्लस में 8 माइनस का 8/2, जैसे यहाँ 8 पॉइंट्स आए थे तो आपको 5 ही मिल जाएगा, लेकिन ये वाला नंबर ऑफ फेसेस वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है। नाउ एक बात याद रखिएगा कि जो आपका बेंजीन है, बेंजीन का हमेशा ही जो DU होता है वो कितना आता है, 4 आता है, ये हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, नाउ अब बात करते हैं फ्रैक्शनल DU की। व्हाट इज दिस फ्रैक्शनल DU, यानी कि कोई चीज फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर रेजोनेंस हुई होगी। अब रेजोनेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो रेजोनेंस के कारण आती है आपकी फ्रैक्शनल DU। तो अब इसका एग्जांपल दे दीजिए, जैसे मान लीजिए CH3COO माइनस है आपका, तो इसका क्या होगा, इसको आप नॉर्मली लिखिए, कैसे, जो मैंने आपको फॉर्मूला ये वाला बताया था, ये वाले फॉर्मूला से आपको आराम से इसका भी पता चल जाएगा। दैट इज क्या लिखेंगे आप, C कितने हैं, 2 C है ना, 2 C है, यानी कि 1 प्लस का 2 करेंगे आप, प्लस में N कितना है, 1 भी नहीं है, यानी कि आप क्या लिखेंगे, 0 लेंगे, माइनस का H कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होइए कि O क्यों नहीं ले रखा है, O बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता रखा है कि O जो है आपका डाइवेलेंट है, इसलिए इस फॉर्मूले में O की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो इस दोनों O को आपको लेना ही नहीं है, और जो लेके जो ये बना है आपका इक्वेशन, अब इसे सॉल्व करिए, 3 प्लस का माइनस का 3/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, 3 माइनस का 3/2, यानी आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज अ फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन में 1.5 आंसर आ रहा है, तो ये DU क्या है, 1.5 है, इसका मतलब क्या हुई होगी, यहाँ पर रेजोनेंस हुई होगी। जब तक रेजोनेंस नहीं होती है तब तक आपको फ्रैक्शन में मिलेगा नहीं, अगर फ्रैक्शन में मिल रहा है तो समझ जाइए यहाँ रेजोनेंस हुई है, कुछ तो गड़बड़ है ना। चलिए, मैंने आपको DU वाला सारा कंसेप्ट समझा दिया है, अब मैं आपको आइसोमेरिज्म क्या होता है ये बता देती हूँ, जो एक्चुअली में आज का हमारा टॉपिक का नाम। आइसोमेरिज्म जो होता है इसका मतलब है आइसोमेरिज्म, यानी आइसो मतलब एक जैसा, मेरिज्म यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो वो आइसोमेरिज्म, वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं। या फिर क्योंकि यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इसलिए मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा, एम्पेरिकल वेट भी सेम होगा, सेम वेपर डेंसिटी भी होगी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती है आपकी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मॉलिक्यूलर जो आपका वेट है वो भी सेम है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करते रहिए, तो भी आपका वेपर डेंसिटी भी सेम निकलती है, DU भी सेम निकलता है, और एटलीस्ट एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ही यहाँ पर डिफरेंट तो होनी चाहिए, कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोमर्स है क्या। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं आगे बहुत आसान है ये वाला टॉपिक। स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। स्ट्रक्चर में कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चेन, पोजिशनल, ये सब अभी हम पढ़ने वाले, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और स्टीरियो आइसोमर्स में क्या हो गया, जैसे कन्फ्यूरेशनल हो गया, कॉन्फॉर्मेशनल हो गया, जिसमें जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल तो आपको क्लास 12th में पढ़ना होता है, अभी के लिए हम जियोमेट्रिकल तक ही पढ़ेंगे, क्लास 12th में आपको ऑप्टिकल वाला मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो आज हम ये आइसोमर्स के सारे टॉपिक्स खत्म कर लेंगे और आपको बिल्कुल समझा देंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आइसोमर्स जो है, एक है आपके स्ट्रक्चरल, एक है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या होने वाला है, स्ट्रक्चरल में आपकी कनेक्टिविटी डिफरेंट कर देगा, स्ट्रक्चर कुछ उलट पुलट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं स्ट्रक्चरल का ही मैं एग्जांपल दे रही हूं, यहां पर है C2H6O है, तो इसके लिए क्या होगा, C2 लगा दीजिए, H6 ऐसे H लग जाएंगे, यहां मैं लिख नहीं रही हूं क्योंकि अगेन मुझे समझाना है, और यहां लिख देते हैं। चलो गाइस, यहां पर लिख दिया आपने H, ये हो गया एक कनेक्टिविटी से। आपने कनेक्टिविटी बदल दी, यानी कि यहां C लगाया, बीच में O लगा के फिर C लगा दिया, और फिर जितने H है उतने ही H आपने लगाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कितने H है, 1 2 3 4 5 6 H है, इस वाले में 1 2 3 4 5 6 H है, दोनों में ही H 6 है, 2 कार्बन है 2 कार्बन है, और 1 ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी इसने दूसरी कर दी है, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चरल के कैटेगरी में आ गए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा,
होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका बस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहला हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आपका चेन वाला क्या है ये पढ़ते हैं, ठीक है। चेन आइसोमर्स का मतलब होता है ऐसे आइसोमर्स जिन आइसोमर्स का पेरेंट जो चेन होता है ना वो डिफरेंट होता है, यानी जिनके पेरेंट चेन डिफरेंट हो, वो समझ जाइए वो कौन से आइसोमर्स हैं आपके, वो है आपके चेन आइसोमर्स। कैसे, चलिए दिखाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें कितने कितने पेरेंट कार्बन चेन है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5 है टोटल इसका पेरेंट कार्बन चेन। वही अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें क्या है 1 2 3 4 4 ही है, लेकिन यहाँ एक और लगा है जिसके कारण क्या हो रहा है, इसके पेरेंट कार्बन चेन जो है वो सिर्फ 4 है, लेकिन अगर आप कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, बट द डिफरेंस इज इसका पेरेंट चेन ऐसे है और यहाँ पर पेरेंट चेन 5 है, इसका पेरेंट चेन जो है वो 4 का ही पेरेंट चेन है। ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट लग रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले और ये वाले दोनों ही क्या है आपके चेन आइसोमर्स है, जहां पर क्या है पेरेंट चेन डिफरेंट होता है। वही अगर मैं इसी का एक और दिखाती हूँ, यही सेम एग्जांपल एक और दिखाती हूँ, दैट इज आपका ये वाले एग्जांपल में आप देख सकते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी आपके 5 ही कार्बन है, लेकिन पेरेंट चेन कितना है, तो यहाँ पर देखिए है सब में 5 ही कार्बन। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे चेन्स डिफरेंट हो गए, जिसलिए इसको क्या बोलेंगे आपके चेन आइसोमर्स। नाउ कमिंग टू द पोजिशनल आइसोमर्स, व्हाट इज पोजिशनल आइसोमर्स। जैसा नाम कह रहे हैं, यहाँ पर आइसोमर्स का पोजिशन बेसिकली क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हो गया, या फिर पाई बॉन्ड हो गया, या फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या होंगे, ये तीन जो है वो डिफरेंट पोजीशंस खाली डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे कि चलिए एग्जांपल से बताती हूँ, मान लीजिए ये है आपका, ये है मानिएगा क्या, ये तो है आपका प्रोपन 1 ऑल, ठीक है। तो ये प्रोपन 1 ऑल है, ओके। नाउ इसमें अगर आप क्या हो, अगर ऐसे कर दिया जाए और OH यहाँ लगा दिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रोपन 2 ऑल हो जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है 3 कार्बन और यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी 3 कार्बन और OH है, यानी कि इसका अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है आपका इन दोनों ही स्ट्रक्चर का, लेकिन क्योंकि OH का पोजीशन बदल गया है, किसका, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या पाई बॉन्ड, किसी का भी अगर बस पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी देखिए पहले ये पोजीशन पे था, ये बस इधर चला गया है, तो इस वाले को क्या बोलते हैं आपको पोजिशनल आइसोमर। इसका एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, आप नंबर्स देखिएगा, सब चीजें बस सेम रहेंगी, यहाँ पर नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आप देखिए प्रोपेन 1 ऑल हो गया, यहाँ पर प्रोपेन 2 ऑल हो गया, तो यहाँ बस नंबर का चेंज है, यानी समझ जाइए क्या है आपके पोजिशनल आइसोमर्स है। अब आपको क्वेश्चन दे सकता है कि मुझे पोजिशनल आइसोमर्स बना के दिखाई, कितने पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ब्रोमीन ऐसे है आपका, आपको बताना है कि इसमें कितने पोजिशनल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो इसमें नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, पहले में ब्रोमीन यहाँ लगा है, यानी कि 1,2 है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ ब्रोमीन को छोड़ देंगे, दूसरे वाले ब्रोमीन को इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी 1,3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाले ब्रोमीन को यहीं छोड़ देंगे, 4 पे इस बार अब की बार इस वाले ब्रोमीन को भेज देंगे, तो 1,4 हो जाएगा। अब कुछ शाणे बच्चे क्या करेंगे, ये जो है ना, ये 4 वाले से क्या करेंगे, यहाँ अब भेज देंगे और बोलेंगे हमने तो 1,5 की रिंग बना दी, मस्त है, और फिर 1,6 की भी हम बना देंगे, हम बहुत इंटेलिजेंट है। मगर ये बिल्कुल ही आपका सरासर गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान देंगे कि नंबरिंग इस तरीके से है ना, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप इधर लगाएंगे वैसे ही नंबरिंग पलट जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगी। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, ये 1,5 की जगह क्या होगा, यहाँ पर 1,3 बन जाएगा, और 1,3 तो ऑलरेडी ये वाला स्ट्रक्चर है, तो सेम स्ट्रक्चर को फिर से बनाने की ज्यादा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने टोटल में अगर आप देखेंगे तो कितने हैं टोटल में, यहाँ पर बस 3 नहीं है, एक और स्ट्रक्चर आपका बन सकता है, एंड दैट इज अगर दोनों ही यहाँ पर मिटा देती हूँ ये वाला, और यहाँ पर अगर दोनों ही ब्रोमीन साथ में एक जगह पे लग जाए 1,1 के स्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पर कितने आपके टोटल बन गए, 1 2 3 4 बार आपका पोजिशनल बेसिकली पोजिशनल आइसोमर्स है इसका, यानी पोजिशन चेंज करके आप देखेंगे, और ध्यान रखिएगा कि भाई पोजिशन उलट पुलट करके आप कहीं ये वाली गलती ना करें। तो इसके कितने हैं टोटल, 4 पोजिशनल आइसोमर्स हैं, बहुत आसान है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आपके फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं ये जानते हैं। तो वो आइसोमर्स जिनके जो फंक्शनल
फंक्शनल ग्रुप है ना वो डिफरेंट हो जाए उनको कहेंगे आपके फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करिए कि क्या कार्बन इक्वल है। अगर इक्वल हुआ फिर एक बार चेक करिए आपका DU इक्वल है क्या, DU निकालना मैंने बता दिया है इसलिए DU चेक करिए। फिर आपको देखना है कि क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं, ये देख लेना है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, अगर ये तीनों है तो आपका जो है वो कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर्स में आता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका है CH3C2OH, ये क्या है आपका, ये है आपका अल्कोहल की फॉर्मूला है जो शायद आप लोगों को बहुत पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद होना चाहिए, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। और यहाँ पर COCH3 है, ये है ईथर। ठीक है, अब ये आपको दो कंपाउंड दे दिए हैं और बोल रहा है कि बताइए फंक्शनल आइसोमर्स है कि नहीं। सबसे पहले चेक करिए क्या कार्बन इक्वल है, देखते हैं। यहाँ पर 1 2 कार्बन है, यहाँ पर कितने हैं 1 2 कार्बन है, यानी कार्बन की तो वैल्यू इक्वल है। नाउ DU चेक करिए, DU कितना है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करने के लिए वही वाला फॉर्मूला अगर आप पुट करेंगे तो आराम से यहाँ निकल जाएगा। एंड दैट फॉर्मूला इज DU इज इक्वल टू 1 प्लस NC, यानी कि 2 कार्बन है 2 है, प्लस में N क्या है 1 भी नहीं है तो 0, माइनस का NH कितना है आपका, यहाँ पर 3 प्लस में 2 5 1 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आ गया आपका 3 माइनस का 3 यानी कि 0 आया इसका DU। अब इसका एक बार DU निकाल के देखते, सेम फॉर्मूला में 1 प्लस में इसका C सेम है यानी कि 2 है, प्लस में N 0 है, माइनस का NH कितना है 6 है, डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपका इसका भी जो है वो DU 0 आ रहा है, यानी DU भी सेम है। तो DU भी सेम है, कार्बन भी सेम है, तो अब क्या करेंगे, अब आपको क्या देखना है कि क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप, हाँ जी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ OH लगा है यानी ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर O लगा है यानी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, वरना कार्बन भी सेम है, DU भी अभी कैलकुलेट किया, इसका भी 0 आ रहा था, इसका भी 0 आ रहा था, यानी कि ये दोनों क्या है आपके फंक्शनल आइसोमर्स है। बहुत आसान है। अब आपको ना मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स देती हूँ जो कि फंक्शनल हो जाते हैं, जैसे कि आपका डाइईन हो गया, एल्काइन हो गया, ये क्या है, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या होता है दोनों ही आपके फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। वैसे ही CN और NC होता है, CN क्या होता है आपका साइनाइड होता है, और NC क्या होता है आपका आइसोसाइनाइड होता है। तो ये दोनों भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स ही है। देन जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जो आपका ईस्टर होता है वो होता है आपका फंक्शनल आइसोमर्स करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स वगैरह भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स में ही आते हैं, और एल्डिहाइड और जो कीटोन होता है आपका वो भी आपके फंक्शनल आइसोमर्स में ही आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। नाउ अब हम बात करते हैं आपके रिंग चेन आइसोमर्स के बारे में, यानी रिंग चेन आइसोमर्स क्या है वो जानेंगे। तो यहाँ पर जिन आइसोमर्स का डिफरेंट पेरेंट चेन हो, जिनके आइसोमर्स का फिर से बता रही हूँ, वो आइसोमर्स जिनके पेरेंट चेन जो होता है, पेरेंट कार्बन चेन वो डिफरेंट हो, जो कि फॉर्म कर रहे हो कोई रिंग या फिर कोई चेन की फॉर्मेशन कर रहे हो। रिंग और चेन बनाने चाहिए, याद रखिएगा। रिंग में नहीं होती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म जैसा नाम कह रहा है, रिंग भी होनी चाहिए चेन भी होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपको मैं दे देती हूँ एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर और मैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दे देती हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 2 3 कार्बन है, यहाँ भी 1 2 3 कार्बन है, कार्बन सेम है, मगर बात यहाँ इस चीज क्या आ रही है कि यहाँ आपका जो एक जगह आपकी चेन है, एक जगह आपकी रिंग है, इसीलिए ये दोनों जो होंगी आपकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगी। वही अगर आपको कोई बोल दे कि ये बताइए ये है आपका, ये हो गया आपका एक रिंग और ये भी दूसरा भी एक और रिंग है, तो बताइए क्या इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक रिंग है दूसरा भी रिंग है। रिंग में रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं होती, या फिर चेन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं होती है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म करने के लिए एक को रिंग एक को चेन होना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट इज मेटामेरिज्म। ये भी बहुत आसान है। मेटामेरिज्म में कुछ नहीं करना। मेटामेरिज्म में बेसिकली क्या होता है, इसमें होती है ब्रिजिंग। जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज जो फंक्शनल ग्रुप करता है उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। नहीं समझ आ रहा है, चलिए समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ आप देख लीजिए CH3 CH2 CH2 फिर O बीच में लगा है एंड देन CH3, और एक और कप दे देती हूँ CH3 CH2 O है, देन CH2 एंड देन CH3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला एक क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप ब्रिज कर रहा है, और ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप ब्रिज बना रहा है। ब्रिज किसके किसके बीच में? यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर आपके 1 कार्बन है, इन दोनों के बीच का ये ब्रिज है आपका, है ना। वैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर भी आपके 2 कार्बन है, तो दोनों के बीच का ब्रिज बना रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो 3 + में 1 टोटल कितने 4 कार्बन है, यहाँ पर 2 + में 2 यानी कि टोटल कितने हैं 4 कार्बन है। दोनों के ही 4 कार्बन है, लेकिन जो बीच का ब्रिज है, एक
एक जगह ब्रिज 3 और 1 के बीच में है और एक है 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में ब्रिज है, यानी ब्रिजिंग डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या होते हैं? आपके मेटामेरिज्म होते हैं, यानी ब्रिज जो फंक्शनल ग्रुप करता है एटम्स का अरेंजमेंट, फंक्शनल ग्रुप जो कि ब्रिज करेगा उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट पाई जाएगी। तो इसमें ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको एक बार लिस्ट दे देती हूँ। जैसे कि आपका ये होता है ईथर होता है ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, फिर एक थियो ईथर होता है वो होता है आपका ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, एक होता है NH होता है दैट इज अ 2 डिग्री बेसिकली अमीन होता है, तो ये भी होता है आपका ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। वैसे ही अगर आपको COO ये पता होगा, ये तो आपको कीटोन तो पता ही है, कीटोन होता है आपका ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर हो गया, जैसे ये ईस्टर का ये स्ट्रक्चर होता है तो ये हो गया आपका ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। फिर आता है एनहाइड्राइड हो गया, एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं भी बीच में ये लग रखा है, ये लग रखा है, ये लग रखा है, तो इसका मतलब ये ब्रिज बना रहे हैं। ये ऐसा समझ लीजिए ब्रिज जहां आपको ये दिख जाए यानी समझ जाइए ब्रिज का काम है, और अगर आगे पीछे के एटम्स उल्टे पुल्टे हो रखे हैं तो बस आपको मेटामेरिज्म टिक कर देना है उसके लिए, ठीक है। और एक और बता देती हूँ दैट इज सल्फोनिक एसिड का कुछ इस तरीके से जब रहता है तो वो होता है आपका क्या फंक्शन ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये कुछ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। अब हम मेटामेरिज्म आपका समझ आ गया, अब हम बात करते हैं आपके टॉटोमेरिज्म का। अब ये व्हाट इज दिस टॉटोमेरिज्म? टॉटोमेरिज्म भी बहुत आसान है, मेटामेरिज्म जैसा ही है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है। तो बेसिक अगर आप टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ ये समझेंगे ना, तो दो जो लोग हैं ना आपस में इतने क्लोज है कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं जहां एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते रखते हैं। ये जैसे कीटो और जो इनॉल है ये क्या है? टॉटोमर्स है। तो कैसे चेक करें कि कहां कहां टॉटोमर्स हैं? तो यहां आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो अल्फा कार्बन होते हैं ना उसको चेक करिए, वो कहां है वो ढूंढिए। जैसे आप यहां देख सकते हैं यहां पर अल्फा कार्बन है ना, वैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां क्या अल्फा कार्बन है? नहीं। अब तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन आपको ढूंढना है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन ढूंढने के बाद आपको देखना है कि एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए उस अल्फा कार्बन पे। तो यहां पर देखिए इस वाले कार्बन पे हाँ H है प्रेजेंट, इस पे भी H प्रेजेंट है। इसका मतलब ये दोनों जो है ये वाला कंपाउंड जो है ये आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा, जबकि ये वाला जो है वो आपका टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है और ये वाला आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब एक केस आता है आपका, अगर यहाँ पर 1 2 अनसैचुरेशन आ जाए तो यहाँ पर आपको फिर 3 नेक्स्ट वाले के लिए H ढूंढना है। नहीं समझ आया? मैं समझाती हूँ। जैसे अगर मैं एक कंपाउंड ले लेती हूँ तो आप देख सकते हैं ये मैंने ले लिया है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप चेक करिए फर्स्ट एंड देन सेकंड वाले को। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पे क्या आ गया? अनसैचुरेशन आ गया। अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड आ गया। तो नेक्स्ट वाले पे चेक करिए इस पे, तो यहाँ 1 2 पे आ गया आपका अनसैचुरेशन, इसलिए आप क्या करेंगे आप थर्ड वाले पे देखेंगे। तो थर्ड वाले पे जब आप चेक करेंगे तो क्या इसमें है? अगर थर्ड वाले पे भी यहाँ देखिए अनसैचुरेशन आ गया तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट फोर्थ वाले पे नहीं, नेक्स्ट फिफ्थ वाले पे जो है उस पे चेक करेंगे। फिफ्थ वाले पे अगर आप चेक करेंगे तो फिफ्थ वाले पे क्या आएगा? यहाँ अनसैचुरेशन है तो फिफ्थ वाले पे भी अनसैचुरेशन है। फिर सिक्स्थ छोड़ दीजिए, सेवंथ वाले पे अब आप चेक करिए। सेवंथ वाले पे यहाँ पर अगर आप इस कार्बन पे देखेंगे तो इस कार्बन पे क्या है? अगर मैं आपको इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये एक कार्बन है ना, इससे एक और दूसरा कार्बन ज्वाइंट है, इससे ये है, इससे ये है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ ज्वाइंट होगा और इस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर क्या है? ये वाला आपका टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट करके चेक करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए आपको समझ आ गया कि टॉटोमर्स कैसे फाइंड आउट करते, कौन कौन से टॉटोमेरिज्म दिखाते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स कि यहाँ पर आपको अब आप बोलेंगे कि टॉटोमर्स बनाए कैसे, ये सिखा दीजिए। तो चलिए सिखा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको मोस्ट एसिडिक जो आपका हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करना रहता है, ठीक है। कैसे होगा उसके बाद वो मैं समझाती हूँ। जैसे अगर मैं कोई भी एक कंपाउंड लेती हूँ, जैसे मान लीजिए H3CCOOCH2H ये ले लिया मैंने। ना सबसे पहले क्या करना है आपको, मोस्ट एसिडिक जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करना है। तो कर दीजिए रिमूव। ये क्या होगा आपको जीओसी वगैरह में सीखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप जीओसी वाले लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ जाइए कि जो मोस्ट एसिडिक है इसमें से ये क्या है, ये वाले में से का आपको H हटा देना है। आप क्या कर देंगे, H3C वही सेम रहने वाला है, C डबल बॉन्ड O CH2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का प्लस में H प्लस आ जाएगा। यानी आपने क्या किया है, ये वाले H को आपने हटा दिया है तो आपका CH2 तक तो यहाँ रहेगा ही और यहाँ H प्लस आपका ये वाला H प्लस यहाँ बाहर निकल गया है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, सबसे पहले जो मोस्ट एसिडिक कार्बन
कार्बन है उसका आपने H हटा दिया, यानी बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ ना तो इसका मेन कैसा है ना, इसका मेन ऐसा है कुछ CH3 है, ठीक है। तो ये CH3 में से क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक कार्बन था इसलिए आपने इसका एक H हटा दिया, तो इसलिए ये CH2 बन गया, और ये जो एक H हटाया ना आपने ये वाला, वो क्या होगा, यहाँ पर आपका एक H निकल गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप करवा दीजिए इसका रेजोनेंस। नाउ रेजोनेंस कैसे होता है ये भी आपको GOC वगैरह में पढ़ना होता है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ जाइए। अभी के लिए सबसे पहले आपने क्या किया कि जो मोस्ट एसिडिक जो आपका कार्बन था उसमें का जो H है वो आपने रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, आप करवाने वाले हैं रेजोनेंस। नाउ रेजोनेंस कैसे होगी उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसके लिए भी स्पेशल लेक्चर दिलवा दूंगी। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए इसका रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा, यहाँ पर ये जो माइनस है यहाँ आ जाएगा, तो इससे क्या बनेगा आपका H3C, यहाँ C, यहाँ आपका O, और क्योंकि ये इधर रेजोनेंस हुआ है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ CH2 बन जाएगा। H प्लस तो ये निकल गया है तो इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना, तो ये मैं मिटाती नहीं हूँ, इसको रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर O के ऊपर आपका माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब आपका रेजोनेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो H प्लस है वो अब आपको ऐड कर देना है। ये वाला जो H प्लस है ना अब आपको ऐड कर देना है। कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये वाला जो H प्लस है अब आप कहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ, क्योंकि अब ये यहाँ माइनस आ गया है तो आप ये H प्लस को यहाँ ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा यहाँ पर H3CCOH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन गया आपका फाइनल। ये हो गए, ये जो दो हो गए ये वाले, और ये वाले क्या है टॉटोमर्स है, और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लगे हैं वो आपको समझ आ गया। सबसे पहले मोस्ट एसिडिक जो कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, फिर करवा दीजिए रेजोनेंस। रेजोनेंस होने से क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और O पे आपका नेगेटिव आ गया, तो जिससे क्या होगा ये वाला अब H इस O के साथ अटैच करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये दोनों क्या हो जाएंगे, टॉटोमर्स हो जाएंगे। तो ये आपका टॉटोमेरिज्म खत्म हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। टॉटोमेरिज्म थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा मगर ये भी बहुत आसान है, 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ तक आपके जो भी मैंने आपको बताया, रिंग चेन आइसोमर्स, टॉटोमर्स, फंक्शनल मेटामर्स, ये सब अब क्या होता है ना कि क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो ऑप्शन में 3-4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो उसमें ना एक जो कंपाउंड हो सकता है ना वो बहुत सारे आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। हो सकता है वो फंक्शनल भी शो करे, मेटामरिज्म भी शो करे, चेन भी शो करे, इस तरीके से हो सकता है। तो आप कौन से वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो प्रायोरिटी याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप देने वाले हैं रिंग चेन वाले को। उसके बाद आप क्या किसको देंगे, टॉटोमर्स जो होते हैं ना उसको देंगे, यानी ऑप्शंस जिस तरीके से आपको दिया होगा उस हिसाब से। देन आप देने वाले हैं फंक्शनल को, एंड देन आप देने वाले हैं मेटामर को, एंड देन आपका आएगा चेन, एंड देन कम्स द पोजिशनल आइसोमर्स। आप इसको एक सिद्ध में भी याद कर सकते हैं, रिंग चेन, टॉटोमर्स, फंक्शनल, मेटामर्स, चेन एंड देन पोजिशनल, इस तरीके से आप करने वाले हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी, आपको कैसे पता चलेगा, अगर कोई कंपाउंड आपको दे दिए तो बताइए इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, वो सब कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप निकाल लीजिए उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी DU, जो कि मैंने आपको निकालना बता दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर DU 0 रहा यानी कि कोई भी आपका डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, कोई भी आपका रिंग तो प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है, यानी सब सिंगल बॉन्डेड वाले। अगर DU 0 आ गया, अगर DU आपका आ गया 1, इसका मतलब क्या हो गया कि एक पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, और या फिर हो सकता है एक रिंग प्रेजेंट हो सकता है। अगर DU आ गया आपका 2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। 2 पाई बॉन्ड का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, या हो सकता है एक आपका पाई बॉन्ड और एक आपका रिंग प्रेजेंट हो सकता है इस तरीके से भी, या फिर एक रिंग एक और रिंग प्रेजेंट हो, इस ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको खुद से स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1-2-3 चीजें ऐसे याद रख लीजिए, अगर CH3 रहता है तो उसके एक ही स्ट्रक्चर बनते हैं, C2H5 रहता है तो उसके एक ही स्ट्रक्चर बनते हैं, C3H7 रहता है तो उसके 2 बनते हैं, C4H9 रहता है तो उसके 4 बनते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, मगर हाँ ये मतलब इतना सारा याद करने भी कैसे बैठेंगे, लेकिन जो इनिशियल्स वाले हैं ना वो आप याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल एंड देन स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल हमने कंप्लीट कर लिया है, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चेन एंड देन पोजिशनल, ये सब खत्म कर लिया है, मैंने आसानी से समझा भी दिया। टॉटोमेरिज्म आपको थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टीरियो आइसोमर्स का अब हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जियोमेट्रिकल देखने वाले हैं एंड देन ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के लिए मैं अलग से वीडियो जल्दी बना के दे दूंगी, अभी हम जियोमेट्रिकल खत्म करते हैं, ठीक है।
और इसी के साथ आपका ये आइसोमर्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम हमारे स्टीरियो आइसोमर्स की। ना स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि कनेक्टिविटी सेम है लेकिन प्रोजेक्शन फॉर्मूला डिफरेंट है। नहीं समझ आया? समझाती हूँ। इसमें क्या होगा, आपका जो होगी कनेक्टिविटी सब सेम है लेकिन प्रोजेक्शन फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। यानी ये जो आपका CH3 है ये नीचे आ जाता और ये H ऊपर चला जाता, CH3 यहाँ आ जाता, तो ये क्या होता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका सेम हो जाता लेकिन आप देखिए कनेक्टिविटी अलग हो जाती है। यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो यही मैं बता रही थी कि ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इसमें क्या होता है, आपका सेम कनेक्टिविटी होती है लेकिन प्रोजेक्शन फॉर्मूला अलग होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं CH3, मैंने क्या किया, बस ये CH3 को उठा के इधर कर दिया और इस वाले H को ऊपर लेके ले गई, तो ऐसा बन गया। तो ये दोनों क्या है, आपके स्टीरियो आइसोमर्स है। तो सबसे पहले अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, ये जनरेट होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ये इसका जन्म हुआ है। कैसे हुआ है, ध्यान से सुनिए। अब क्या होता है आपका ये वाला जो अगर आपने ये वाला देखा तो आपको ये एक सवाल आया होगा कि क्या हो अगर हम लोग इसको इधर घुमा दे, अगर हम लोग इसको अगर 3D में आप इमेजिन करें तो इसको इधर ही तो लेके आए हैं, बस इस वाले को इधर लेके आए हैं और H को ऊपर लेके चली गई हैं, तो ये अलग हो गया है। क्या हो अब हम लोग क्या कर दें, अगर हम लोग किसी तरीके से मोड़ के यहाँ से अगर रोटेट कर दे, टर्न लगा दे, ऐसा टर्न लगाए कि ये वाला H वापस से इधर आ जाए और CH3 उधर चले जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो आप इसे मोड़ सकते थे, मगर ये क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए आप इसे मोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, उसी के कारण इसकी फॉर्मेशन हुई है। वरना अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहता, अगर रोटेशन हो सकती होती तो आप क्या करते, फिर से ऐसे घुमा देते, तो ये क्या हो जाती, आपकी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन नहीं होती। बिकॉज यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, आप घुमा नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर H और CH3 ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पर ये बना देंगे आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। ये तो हो गया कि आपको इस तरीके के कंपाउंड का दे दिया मैंने, एक आपको ऐसे कंपाउंड का भी दे देती हूँ। ऐसे कंपाउंड का क्या होगा, इसमें भी होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसके कारण ये क्या हो जाता है, अगर मैं इसका सेम अगर आपको मैं आइसोमर बना के दिखाऊं तो ये कैसा बनेगा, यहाँ CH3H रहेगा, बस यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर H हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हुआ है, बस मैंने ये वाले चीज को नीचे ले गई, H वाले चीज को ऊपर ले गई, तो यहाँ H हो गया, यहाँ CH3 हो गया। बस मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे चीजें ट्रांसफर कर दी, तो क्या हो गया, आपका ये दोनों बन गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और आप घुमा के इसको वापस से सीधा नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई। दोनों ही अब आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। अब यहाँ पर आती है कि कहाँ होगी आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये बता दीजिए कहाँ होगी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाली चीजें, कहाँ होगी, वही होगी जहां पर प्रेजेंट होगा आपका स्टीरियो सेंटर। नाउ व्हाट इज दिस स्टीरियो सेंटर, बहुत आसान है। देखिए स्टीरियो सेंटर वो जगह होती है जहां पर दो डिफरेंट अटैचमेंट्स लगे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। जैसे अगर आपको मैं ये वाली जगह दिखाऊं, यहाँ पर कौन सा स्टीरियो सेंटर आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन को ध्यान से देखिए, ये वाले कार्बन पे यहाँ CH3 लगा है, यहाँ H लगा है। ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, यानी जो इस वाले कार्बन के अटैचमेंट है ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इसलिए ये वाला कार्बन क्या है, आपका स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, वैसे अगर आप इस कार्बन का देखेंगे, यहाँ भी CH3 है, यहाँ H है, यानी ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा, ये वाला जो आपका है ये भी स्टीरियो सेंटर है। तो स्टीरियो सेंटर कैसे होता है, एक एटम पे अगर यहाँ आप देख सकते हैं दो डिफरेंट अटैचमेंट है, अगर डिफरेंट अटैचमेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो वाला एटम जो होता है वो आपका स्टीरियो सेंटर होता है। क्या होता अगर यहाँ पर CH3 ही होता फिर से, तो क्या हो जाता आपका यहाँ पर स्टीरियो सेंटर ये नहीं होता, बिकॉज ये स्टीरियो सेंटर होता है, ये वाला C, क्योंकि यहाँ CH3 है, यहाँ H है, लेकिन ये वाला आपका स्टीरियो सेंटर नहीं होता क्योंकि यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पर ये स्टीरियो सेंटर नहीं है। और जहां स्टीरियो सेंटर होता है वहीं GI होती है, यहाँ GI नहीं होती है। यानी अगर एक भी सेम आ गया तो आपका ये पूरा कंपाउंड आपका GI शो नहीं करने वाला है। ठीक है, और अगर लोन पेयर भी लगा रहे, मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं लगा रहता, उसके जगह यहाँ लोन पेयर लगा रहता ना, तो भी आप लोन पेयर को डिफरेंट अटैचमेंट ही मानते हैं, तो यहाँ पर ये भी स्टीरियो सेंटर हो जाता है, क्योंकि ये भी डिफरेंट अटैचमेंट, ये भी डिफरेंट अटैचमेंट, तो ये स्टीरियो सेंटर हो जाता है। तो ये स्टीरियो सेंटर निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ टू फाइंड GI इन एल्कीन्स। एल्कीन्स में GI का कैसे फाउंड आउट करते हैं, तो देखिए आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं H है एंड देन CH3 है और यहाँ H है। सबसे पहले क्या मैंने बताया था कि जो स्टीरियो सेंटर होता है वही होती है GI, तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर एक जगह भी आपका स्टीरियो सेंटर नहीं मिला तो वहाँ GI बिल्कुल नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए ये वाले कार्बन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अटैचमेंट है, यहाँ अलग अटैचमेंट है, यानी ये वाला क्या है आपका स्टीरियो सेंटर है। इस कार्बन पे देखिए ये सेम अटैचमेंट है और ये भी सेम अटैचमेंट है, यानी सेम अटैचमेंट लग गई, यानी कि
ये वाला कार्बन आपका स्टीरियो सेंटर नहीं है, इसका मतलब ये पूरा कंपाउंड ही आपका जीआई शो नहीं करने वाला है, कोई भी एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं है, डिफरेंट रहेगा तभी आपका जीआई शो करने वाला है। अगर वही मैं आपको साइक्लो वाला दिखाऊं, साइक्लो एल्केन दिखाती हूँ। साइक्लो एल्केन में अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ देखिए क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है। आपको चेक करना है कि क्या होगी यहाँ पर जीआई की नहीं होगी। एल्कीन के लिए मैंने बता दिया, इसमें आपको क्या करना है, बस चेक करना है स्टीरियो सेंटर है कि नहीं। यहाँ पर स्टीरियो सेंटर ये था, लेकिन ये स्टीरियो सेंटर नहीं था, इसलिए पूरा कंपाउंड ही आपका जीआई शो नहीं करता। यहाँ अगर आप साइक्लो एल्केन के लिए देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, इस वाले कार्बन पे, ठीक है, इस वाले कार्बन पे ये डिफरेंट अटैचमेंट है, ये डिफरेंट अटैचमेंट है, यानी ये वाला जो आपका कार्बन है ये क्या है, स्टीरियो सेंटर है। अब इस वाले कार्बन पे देखते हैं, ये डिफरेंट अटैचमेंट है, ये डिफरेंट अटैचमेंट है, इसलिए ये वाला आपका कार्बन स्टीरियो सेंटर है, यानी इधर दोनों ही कार्बन स्टीरियो सेंटर है, यानी पूरा कंपाउंड ही आपका जीआई शो करने वाला है। देख रहे कितना आसान है। वही अगर यहाँ पर कोई भी एक सेम हो जाता, मान लीजिए यहाँ एक और जगह क्लोरीन ही लिखा रहता, तो क्या होता, ये वाला कार्बन तो स्टीरियो सेंटर था, क्लोरीन था, और एक जगह ब्रोमीन था, अलग अलग थे, मगर ये वाले कार्बन पे दोनों पे ही सेम लगे हुए थे, इसलिए ये वाला कार्बन क्योंकि स्टीरियो सेंटर नहीं था, इसलिए पूरा कंपाउंड ही आपका जीआई शो नहीं करता। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, आपको बस चेक करना रहता है। नाउ बात करते हैं आपको साइक्लिक अल्कीन में कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो साइक्लिक एल्केन था, अब मैं आपको बताती हूँ साइक्लिक अल्कीन में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो साइक्लिक अल्कीन में फाइंड आउट करने का बहुत ईजी सा तरीका है। इसमें ना 3 बेसिकली, ऐसा मैं फ्लो चार्ट बना के आपको समझा देती हूँ। इसमें अगर यहाँ पर जो साइक्लिक अल्कीन है 3 से 7 के रहे, एक आता है नेक्स्ट 8 से 11, और देन 11 से जितने, फिर 11 से जितने भी ज्यादा वाले हुए, तो जो 3 से 7 वाले होते हैं ना, वो आपका जीआई शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, 8 से 11 वाले जो होते हैं वो जीआई शो करते हैं, और यहाँ पर 11 से ज्यादा वाले भी जीआई शो करते हैं। बट यहाँ पर बात ये आती है कि जो 8 से 11 वाले होते हैं ना, वो सिस वाला ज्यादा बेटर करते हैं रादर देन ट्रांस। ट्रांस की बेसिकली स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो कम होती है, सिस की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब ये सिस ट्रांस क्या है ये नहीं बताया हमें, बताने वाली हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही बताने वाली हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जीआई जो है इस वाले में, जो 11 वाला है, उसमें क्या होता है, 11 से ज्यादा में क्या होता है, ट्रांस ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी दिखाता है रादर देन सिस। ये स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। एल्कीन में आप कैसे स्टीरियो सेंटर से फाइंड किया, साइक्लिक एल्केन में कैसे आपने फाइंड किया था, वही सेम किस तरीके से अटैचमेंट्स देखे थे। और साइक्लिक एल्कीन में क्या करना है, 3 से 7 वाले तो शो ही नहीं करते, 8 से 11 वाले भी शो करते हैं, और 11 से ज्यादा वाले भी, लेकिन 8 से 11 वाले में सिस ज्यादा आपका स्टेबल होता है रादर देन ट्रांस, और 11 से ज्यादा वाले में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है रादर देन सिस। नाउ व्हाट इज दिस ट्रांस सिस, वो बता देती हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे रहे तो सिस होती है, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, ऑपोजिट साइड रहता है तो ट्रांस होती है। अभी भी नहीं समझ आया, समझा रही हूँ। ये है आपका एक कंपाउंड, ठीक है, CH3 है, यहाँ H लगा है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब क्या है, अगर आप ध्यान देंगे कि ग्रुप चेक करिए, ये एक ग्रुप का है, ये एक ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, ये है एक दीवार, ऐसा इमेजिन करिए। क्या है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो सिस होती है, ऐसे याद रखिए। सिस्टर जो होगी आपकी, सिस यानी कि सिस्टर जो होगी वो आप ही के साइड होगी, या और जो ट्रांस का मतलब क्या हो गया कि आपका वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो सिस में क्या होगा, आप ही के साइड होंगे। यानी कि अब आपको क्या करना है, इधर एक दीवार इमेजिन करना है ना। ऐसा मत करिएगा कि दीवार इधर इमेजिन करें, नहीं भाई, दीवार इधर इमेजिन किया जाता है, तो यहाँ आप दीवार इमेजिन करिए। ठीक है, अब आपको इस ग्रुप को चेक करना है, इस ग्रुप एक इधर है, एक इधर है, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ग्रुप इधर लग रखा है, एक ग्रुप इधर लग रखा है, सेम ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। CH3 एक इधर लग रखा है, एक इधर लग रखा है, यानी एक दीवार के उस तरफ है, एक दीवार के इस तरफ है, यानी ये बहने तो नहीं हो सकती है, सिस तो नहीं हो सकती है, ट्रिक है। तो ये बहने तो नहीं हो सकती, सिस तो नहीं हो सकती। अगर सिस होती तो एक दीवार के एक ही साइड होती, ये देखो दीवार के एक उस साइड है, एक इस साइड है, इसलिए क्या है, ट्रांस है। ठीक है, वही अगर मैं आपको सिस का एग्जांपल देके बताऊं, वही अगर ये जो CH3 है, ये CH3 यहाँ रहता है, ये H यहाँ रहता, तो आप जब चेक करते तो आप क्या करते, यहाँ से एक देखते कि अच्छा ये क्या है, आपका दीवार है। दीवार के अगर मैं इस तरफ देखूँ तो यहाँ ये एक ग्रुप है, ये वाला एक ग्रुप इधर है, यानी दीवार के दोनों एक ही साइड है, यानी बहनें होंगी तभी तो अपने ही तरफ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सिस अटैचमेंट हो जाएगा। बस यही है सिस ट्रांस का मतलब। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी गिवन है कि सिस यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से, और यहाँ पर 11 से ज्यादा वालों के लिए ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। बस ये आपको समझ आ चुका है ना। अब बात करते हैं आपकी जीआई क्या होती है यहाँ अलीन्स में। जीआई इन अलीन्स, अलीन्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये है आपके अलीन्स। ओके ना, ये क्या है ना, अगर आपको ये इवन नंबर में दिखे डबल बॉन्ड तो आप समझ लीजिए जीआई नहीं होगा, बिकॉज ये क्या हो जाते हैं, आपके नॉन प्लेनर हो जाते हैं। नहीं समझ आ रहा है, समझाऊंगी, पहले ये सुन लीजिए क्या बोल रही हूँ। वही अगर आपको ये ऑड नंबर्स में दिखे, यानी ऐसे दिखे,
तो ये क्या हो जाते हैं, आपके ऑड नंबर्स में है, ये GI शो करते हैं बिकॉज दीज आर प्लेनर. व्हाट इज दिस प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉनसेंस मैं बता रही हूँ, आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये क्या होता है ना, कुछ इस तरीके से आपका शेप होता है. तो जो पहला वाला है कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन जो दूसरा वाला नेक्स्ट आता है ना वो कुछ ऐसे अंदर के साइड, ऐसा 3D इमेजिन करिएगा ना तो आपको समझ आ जाएगा, ऐसे अंदर के साइड पे होता है. तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाते हैं, आपके नॉन प्लेनर शेप के हो जाते हैं, यानी कि ये क्या हो गए, नॉन प्लेनर हो गए, इसलिए क्या करेंगे, GI आपके शो नहीं करते हैं इवन वाले. वही ऑड वाले में अगर आप देखेंगे ना तो क्या होता है, एक ऐसा रहेगा, नेक्स्ट वाला जो होता है आपका वो तो ऐसा जाएगा, ठीक है, अंदर के साइड जाएगा, लेकिन जो अगला आता है ना वो इसको वापस से ऐसे हो जाता है. तो अगर आप ध्यान देंगे तो एक प्लेन में वापस से आ गया, इसलिए क्या हो जाते हैं, प्लेनर हो जाते हैं, इसलिए GI शो करते हैं. इसलिए जो ऑड वाले होते हैं वो GI शो करते हैं. अब ये ऑड क्या है, यहाँ इवन है, ये एक अटैचमेंट है, ये दूसरी अटैचमेंट है, यानी दो ही अटैचमेंट है, 2 जो नंबर होता है वो इवन होता है. वही यहाँ देखिए ऑड नंबर की अटैचमेंट है, यहाँ देखिए 1 2 एंड 3 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए ऑड नंबर अटैचमेंट है, इसलिए क्या है, ये प्लेनर है और ये GI शो करता है. यही है बस इसका समझने का तरीका. अब ये चेक करने के बाद नेक्स्ट क्या चेक करना रहता है, आपका वही स्टीरियो सेंटर वाला खेल चेक करना रहता है. क्या चेक करना रहेगा, यहाँ पर जो आपका ये अटैचमेंट है, यहाँ पर लास्ट में जो अटैचमेंट आपका यहाँ लग रखा है वो किसका लग रखा है, सेम लग रखा है, डिफरेंट लग रखा है, वो देखना है. ठीक है, मैं बता देती हूँ. जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ कुछ A लगा रहता है, यहाँ B लगा रहता है, यहाँ A लगा रहता है, यहाँ B लगा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिफरेंट अटैचमेंट है, ये डिफरेंट अटैचमेंट है, यानी ये स्टीरियो सेंटर हो गया. A डिफरेंट है, B डिफरेंट है, यानी ये स्टीरियो सेंटर हो गया. ये तो सबसे पहली बात तो ये ऑड है तो यानी GI तो शो करेगा ही. ऊपर से ये डिफरेंट अटैचमेंट्स भी एंड पे लग रखे हैं, तो यानी ये तो कंप्लीटली ही GI शो करेगा. अगर वही यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर लग रखा होता है, दोनों साइड पे ही B लग रखा होता है, तो क्या होता है, यहाँ तो ये वाला कार्बन तो आपका स्टीरियो सेंटर होता, बिकॉज यहाँ पर A और B जो है वो डिफरेंट है, लेकिन ये वाले कार्बन में दोनों सेम हो गए, यानी ये वाला कार्बन आपका स्टीरियो सेंटर नहीं है, इसलिए पूरा कंपाउंड ही, इवन दो ये ऑड है, आपका प्लेनर है, होना चाहिए था GI, इसमें GI शो करनी चाहिए थी, मगर क्योंकि यहाँ एंड में आपका सेम हो गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ये शो नहीं करने वाला है GI इन एट्रोपेजोमर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डैश वेज फॉर्मूला तो समझ आता ही होगा. डैश वेज फॉर्मूला में क्या होता है, आपका 3D स्ट्रक्चर को अब आप कैसे रिप्रेजेंट पेपर में करते हैं उस तरीके से होता है, जहां पर आप क्या करेंगे, एक तो आप ऐसा शो करते हैं, दूसरा वाला जो होता है वो ऐसा शो करते हैं, और जो आपकी तरफ आ रहा होता है उसको आप डैश से ऐसा बेसिकली वेज दिखाते हैं. ठीक है, और फिर जो अंदर के साइड जा रहा होता है उसको क्या आपको ऐसा 3D में इमेजिन करना रहता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका डैश वेज फॉर्मूला होता है, जहां आप दो तो बनाते हैं. ये वाला का मतलब होता है कि ये आपकी तरफ आ रहा है और ये अंदर के साइड है, ये 3D में इमेजिन करने वाला है, तो ये होता है डैश वेज फॉर्मूला. एट्रोपाइजोमर्स जो है आपके, उसमें कैसे GI शो होता है, उसमें क्या होता है ना कि आपका जो शेप है इस तरीके का शेप होता है, जहां पर कुछ मान लीजिए यहाँ X अटैचमेंट है, यहाँ कुछ Y लग रखा है, यहाँ पर कुछ Z लग रखा है, यहाँ पर कुछ Z लगा रखा है, इस तरीके से. ठीक है, अटैचमेंट है ना. अगर आप इसको 3D में इमेजिन करते हैं ना तो क्या होता है, ये वाला तो बिल्कुल सही रहता है, ये तो बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहेगा पहले वाला, और जो नेक्स्ट वाला होता है ना वो क्या होगा, वो आपका अंदर के साइड रहेगा. ये वाला आप इमेजिन करिए 3D में, ये अंदर के साइड रहेगा, और ये आपकी तरफ जो नेक्स्ट वाला आता है ना वो ये बाहर वाला क्या आता है आपका, आपकी तरफ आता है, ये क्या आएगा आपका वेज वाला हो गया. तो ये आपका डैश वेज में आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से चीजें चल रही हैं. यहाँ Z लग रखा है, यहाँ Y, यहाँ पर Y, यहाँ पर आपका Z लग रखा है, यानी कि इसी सेम चीज को मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया है, 3D में बना के आपको दिखा रही हूँ. यानी ये क्या है, अंदर के साइड है, ये आपके बाहर के साइड है, तो आप क्या देखेंगे कि ये नॉन प्लेनर हो जाएगा ऑब्वियसली. यानी कि अगर आप प्लेन ड्रॉ करेंगे इसका तो आपको समझ आ जाएगा ये एक प्लेन में है ना, ये बिल्कुल सीधा है. वही अगर आप इस वाले को देखेंगे तो ये क्या है, अंदर के साइड ऐसा है, इस प्लेन में है, अंदर के साइड जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया. तो इसके लिए भी आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ ऑड जब नंबर ऑफ रिंग्स रहेंगी तब, यहाँ देखिए जब इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो आपका नॉन प्लेनर बन जा रहा है, इसलिए आपका ये GI शो नहीं करेगा. वही अगर मैं आपको इसके ऑड नंबर ऑफ रिंग्स दिखाती तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, यानी 1 2 एंड 3 3 इज ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होने के कारण क्या हुआ है, अगर ये तो जो पहला वाला है वो प्लेनर था, नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन प्लेनर बन जाता है, बिकॉज मैं आपको 3D में भी यहाँ बता रही हूँ. और फिर जो नेक्स्ट वाला आपका बनता है वो आपका अगेन प्लेनर कर देता है उसको, इसलिए जो फाइनल आपको क्या मिल जाता है, आपको एक फाइनल प्लेनर स्ट्रक्चर मिलता है, और जहां प्लेनर है यानी वहां GI होती है. और सिर्फ इतना काफी नहीं है, उसके बाद आपको यहाँ देखना पड़ता है कि अटैचमेंट्स, ये वाले जो अटैचमेंट्स है ना यहाँ चेक करना पड़ेगा. यहाँ पर देखिए ये अलग अटैचमेंट है, ये अलग अटैचमेंट है, तो इसका मतलब ये सही है, और वही ये अलग अटैचमेंट है, ये अलग अटैचमेंट है, यानी सही है, यानी ये टोटल आपका GI शो करेगा. वही अगर ये और ये सेम हो जाते हैं अटैचमेंट, ये और ये सेम हो जाते हैं अटैचमेंट, कोई एक भी सेम हो जाता है तो आपका ये GI शो नहीं करता. तो ये बहुत आसान है, आपको चेक करना है, ऑर्डर नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए, और अगर यहाँ डिफरेंट है तो आपका GI शो करेगा. ठीक है, अगर बात की जाए स्पाइरो कंपाउंड्स की तो वो भी सेम इसी की तरह का है, बस ये अगर मैं आपको यहाँ पर ही करके दिखा देती हूँ किस तरीके से है. आपके जो स्पाइरो कंपाउंड
कंपाउंड्स है कुछ इस तरीके से होते हैं, इसके एंड में लगे रहते हैं इस तरीके से, x या x डैश, यहाँ y और y डैश। अगर इसमें भी वही सेम है, प्लेनर नॉन प्लेनर वाला आपको सिस्टम देखना पड़ेगा। अगर ये यहीं तक होता, मान लीजिए ये अगर यहीं तक होता, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका ऐसा लगा रहेगा, यहाँ y और यहाँ y डैश। अगर ये डिफरेंट भी हुए ना, फिर भी ये क्या हो जाएगा आपका, वो प्लेनर नॉन प्लेनर वाला चक्कर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका कंप्लीटली नॉन प्लेनर। इसलिए क्या होगा आपका, ये GI शो नहीं करेगा। इसलिए इसमें क्या होता है, वही सेम आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, आपके ऑड नंबर ऑफ रिंग्स शो कर रहे हैं, और एंड में आपको ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों सेम हो गए, अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये कंप्लीटली GI शो नहीं करेगा। यहाँ पर इसको GI शो करने के लिए ये वाला अटैचमेंट और ये वाला अटैचमेंट आपका डिफरेंट होना पड़ेगा। ये y है तो यहाँ z होना पड़ेगा, ये x है x डैश है, तो बिल्कुल ये कंप्लीटली आपका GI शो करने वाला है। तो ये बहुत आसान हो जाता है GI कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इन GI का क्या होता है, GI में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 होते हैं। एक होते हैं आपके सिस ट्रांस मैंने आपको बता दिया, सेम साइड सेम ग्रुप वो वाला, और देन आते हैं एक EZ कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इज दिस EZ, यहाँ पर जब मोर प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं तो वो E हो जाता है, अगर जो मोर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तो Z होते हैं। नहीं समझ आया, ये मोर प्रायोरिटी किसको बोल रहे हैं वो बताती हूँ किसको बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो अगर यहाँ पर क्या है, सबसे पहला रूल नंबर 1 आता है कि जिस भी एटम का आपका एटॉमिक जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है, उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वही सेम आप दीवार खींचने वाले हैं और फिर चेक करेंगे कि अगर दोनों जो है, जो अगर ऑपोजिट साइड पे हुए ज्यादा प्रायोरिटी वाले, मान लीजिए ऑपोजिट साइड पे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा, अगर वो सेम पे हुए तो Z हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल क्या होता है, पहले तो एटॉमिक नंबर का होता है, नेक्स्ट आता है कि अगर फर्स्ट एटम आपका सेम हो जाए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं O के लिए क्या है आपका, ये वाला एटम और ये वाला एटम सेम हो गया, तो अब किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा आपको नहीं पता, तो नेक्स्ट वाले का चेक करिएंगे आप, ये वाले नेक्स्ट का अब चेक करने वाले हैं। उसमें आप देखने वाले हैं जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है वहां देखेंगे, जैसे यहाँ CH3 सेम हो गया, तो आप नेक्स्ट वाले NH3 और OH में से आप देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे भी कुछ प्रायोरिटीज आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे PH का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, देन C डबल ट्रिपल बॉन्ड CH का होता है, देन CH डबल बॉन्ड CH2 का होता है, एंड देन सिंगल बॉन्ड का आता है। यानी ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर फिनॉल का सबसे ज्यादा है, एंड देन आपका ट्रिपल बॉन्ड का आता है, एंड देन आपका डबल बॉन्ड का आता है, एंड देन आपका सिंगल बॉन्ड का आता है। ओके, नाउ आइसोटोप्स के लिए जिसका ज्यादा मास होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और लोन पेयर जो आपका बेचारा होता है ना, उसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर ये जो प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी मैंने बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप देखेंगे जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है वो ज्यादा प्रायोरिटी का होता है। अगर ज्यादा प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे हुए तो उसको Z कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और अगर ऑपोजिट साइड पे हुए तो उसको E कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। नाउ एक आता है आपका सिन एंटी वाला कंडीशन। सिन एंटी वाले को मैं और डिटेल में बताना चाहती हूँ। तो यहाँ ये जो सिन एंटी का क्या है, इसमें 3 होते हैं, एक होता है ओजाइम, एक होता है इमाइन, एक होता है एजो। ये क्या है, ओजाइम में आपका OH और H को आपको चेक करना रहता है, इमाइन में आपको किसको चेक करना रहता है, H एंड H को चेक करना रहता है, और एजो में आपको लोन पेयर चेक करना होता है। नहीं समझ आ रहा है, समझा रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ओजाइम का पहले देखिए, ओजाइम में आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया दीवार बनाना है, दीवार बना दिया आपने, ऐसे ही दीवार बनती है, दीवार बना दिया एंड देन अगेन आपने दीवार बना दिया। ना दीवार बनाने के बाद आपको चेक करना है, ओजाइम में किसको चेक करेंगे आप, H और OH को चेक करने वाले, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए H इधर है, OH इधर है, यानी दीवार के दोनों एक ही साइड पे है, एक ही साइड पे है, यानी कि क्या हुआ, इसका ये क्या है आपका सिन है। वही आप यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर H और OH देखिए, दीवार के एक इस साइड है एक इस साइड है, यानी ये क्या हो गया आपका, ये एंटी हो गए। अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे सबसे लास्ट वाले एग्जांपल में, तो इसमें तो H है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ OH है। तो आप इसमें क्या करेंगे, OH के जो साथ में है, OH के साथ में कौन है, ये ध्यान से सुन लीजिए, OH के साथ में कौन है, मिथाइल है। OH के इस दीवार में देखिए, यहाँ ध्यान से सुनिए, इस दीवार के इस साइड पे OH और मिथाइल है। तो आप क्या लिखने वाले हैं कि कौन साथ में है इसके, तो सिन में है इसके मिथाइल, और यहाँ एंटी में है इसके इथाइल, एंड देन कीटो अमीन। तो सिन मिथाइल एंटी इथाइल कीटो ऑक्सीम, जो ऑक्सीम नाम है वो तो वही लिखने वाले हैं, बस मिथाइल जो है उसके सिन में है, सिन मिथाइल, एंटी में इथाइल, और फिर वही कीटो ऑक्सीम लिखने वाले हैं। और इमाइन का कैसे होता है, इसमें आपको चेक करना रहता है HH को। HH को कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले दीवार बना लेते हैं, ये बन गया दीवार, ये हमारी दीवार है और ये हमारी दीवार है। नाउ अब आपको चेक क्या करना है कि कहाँ है आपका HH। यहाँ आप देख सकते हैं दीवार के दोनों एक तरफ है HH, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिन सिचुएशन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो HH क्या है, दीवार के एक इस साइड है एक इस साइड है, इसका मतलब ये आपका एंटी सिचुएशन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर तो आपका सिर्फ एक H ही है, दूसरा H तो है नहीं, तो इसको लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे कि सिन में मिथाइल, तो सिन
मिथाइल, एंटी इथाइल, फिर वही कीटोइमीन लिख देंगे। नाउ एजो में आपको लोन पेयर चेक करना रहता है, तो वही सेम आपको दीवार बनानी पड़ेगी। चलिए दीवार बना लेते हैं। ये हो गई आपकी दीवार एंड अगेन दिस इज द दीवार। तो अगर लोन पेयर दीवार के, ये दीवार है, लोन पेयर दोनों दीवार ही के साइड पे है, एक ही साइड पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सिन वाली सिचुएशन हो गई। और वही अगर इस दीवार के एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, तो ये एंटी सिचुएशन हो गई। तो ये हो गया आपका सिन एंटी वाला। क्या होता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। नाउ एट दिस पॉइंट आपका चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन आपका जो सवाल आता है ना नीट वगैरह में कि कितने नंबर ऑफ जीआई होंगे, बताइए हमें कितने नंबर ऑफ जीआई होंगे। तो इसका भी बहुत आसान सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दे दे तो आपको चेक करना है क्या वो अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। नाउ व्हाट इज अनसिमेट्रिकल, व्हाट इज सिमेट्रिकल? तो अनसिमेट्रिकल का मतलब है जो आईयूपीएससी नेमिंग होती है वो एक साइड से ही की जा सकती है, यानी वो क्या है, अनसिमेट्रिकल है। वही सिमेट्रिकल जो होते हैं वो बोथ साइड से आप नेमिंग कर सकते हैं, यानी इधर से भी आप नेमिंग कर सकते हैं, इधर से भी अगर किसी कंपाउंड की आप नेमिंग कर सकते हैं, तो वो सिमेट्रिकल कंपाउंड में आता है। जो अनसिमेट्रिकल होते हैं उसके कितने जीआई होते हैं, 2n। नाउ व्हाट इज दिस n? n का मतलब होता है एक्टिव डबल बॉन्ड। वो जो स्टीरियो सेंटर वाला मैंने चीजें बताई थी वही है, ठीक है। तो जितने एक्टिव डबल बॉन्ड है उसका पावर 2 का पावर n हो जाता है। वही सिमेट्रिकल में क्या होता है, वो होता है 2 n का -1 एंड देन 2p का -1 प्लस करेंगे। इसको कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये p क्या है ये कंफर्म कर लीजिए। p होता है आपका n/2 अगर इवन नंबर के हो, और p यहाँ n+1/2 होता है अगर ऑड नंबर ऑफ ये एक्टिव डबल बॉन्ड्स आ गए। तो अगर एक्टिव डबल बॉन्ड्स आपके इवन आते हैं तो n/2 डायरेक्ट कर देंगे, ऑड आएंगे तो n+1/2 करते हैं, और फिर यहाँ पर ये वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो उतने नंबर ऑफ जीआई निकल के आते हैं। फिर आता है किसी साइक्लिक सिस्टम में कितने जीआई होंगे, ये कैसे पता करेंगे? उसके लिए सबसे आसान है, सबसे पहले आपको स्टीरियो सेंटर निकालना है। कितने स्टीरियो सेंटर? इस पे 2 स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको n के बराबर रख लेना है, यानी n = आपको 2 मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, इसको डिवाइड करना रहता है आपको 2 से। तो नाउ डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया आपका 1 आ गया। ये जो 1 आया है ना, उतने नंबर ऑफ एटम्स ऑन डैश, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन डैश जो होता है ना वो आपका निकल के आ गया 1। नहीं समझ आया? समझाती हूँ फिर से। ये नंबर ऑफ एटम ऑन डैश का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका कंपाउंड है ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसा समझिए ये आपका हो गया। और फिर जो डैश बनेगा ये डैश वेज फॉर्मूला वाला डैश है, यानी ये वाला वेज हुआ ना आपका, ये आपका क्लोरीन हो गया, और ये अगेन आपका क्लोरीन हो गया। ये मिट क्यों जा रहा है बार बार? हाँ, तो ये हो गया आपका क्लोरीन। एंड देन नंबर ऑफ एटम ऑन डैश एक आप कर सकते हैं डैश में इसके, यानी कि आप जो नेक्स्ट वाला बनाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका, ये एक इस तरीके से होगा, ये तो आपका वेज हो जाएगा। एंड देन जो नेक्स्ट वाला होगा आप उसको डैश पे रख सकते हैं। तो ये 3D इमेजिन करने के लिए है। तो ये आगे आपके कितने टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकल के आगे, ऐसे फाइंड आउट आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। तो याद रखिएगा साइक्लिक कंपाउंड अगर जिनके 2 स्टीरियो सेंटर होते हैं ना, उनके टोटल 2 × 2 ही जीआई आते हैं, 2 ही जीआई आते हैं। जिनके 2 स्टीरियो सेंटर होते हैं उनके 2 जीआई आते हैं साइक्लिक के लिए। ये बस एक यही याद रखने वाली चीज है। नहीं तो आप n की वैल्यू ऐसे स्टीरियो सेंटर अगर 3 आता तो 3/2 ऐसे करके आप फाइंड आउट करते, ठीक है। तो बाय दिस आपका ये जो आइसोमर वाला टॉपिक है ये खत्म होता है। तो यहाँ आपका ये जो आइसोमर वाला है मैंने सब समझा दिया, स्ट्रक्चरल में भी सब कंप्लीट करा दिया, स्टीरियो में भी आपका EZ कॉन्फ़िगरेशन। एंड देन अभी बस आपका ऑप्टिकल बच रखा है। तो ऑप्टिकल के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी, बिकॉज दिस इज इन क्लास 12 ये टॉपिक पढ़ाई जाती है। तो इसके लिए मैं अलग से एक ऑप्टिकल का वीडियो बना के आपको दे दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतना आपका पूरा खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड मी। टू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।